नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गर्मी में मटके का जल ठंडा क्यों रहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मटका बना होता है मिट्टी का और मटके की दीवार पर छिद्रित होती है, जिससे जल बाष्पीकृत होकर के बाहर निकलता है और ऊष्मा में कन्वर्ट होता है, इसलिए मटके का पानी ठंडा रहता है। इसका आंसर भी मैं लेकर के आया हूं, टेंशन मत लो, वो भी दिखा देता हूं। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने, ये बस इसका फोटो क्लिक कर लो और यही लिख करके चले आना। नेक्स्ट एक अलग सेट में पूछा जाएगा कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। भाई साहब, जो सूती कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और बाष्पीकृत कर देते हैं, ताकि आपका जो शरीर है वो गीला ना रहे। इसलिए गर्मी के समय में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। एक तीसरा प्रश्न पूछेगा, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। सिंपल सा इसका भी रीजन यही है कि बाष्पीकृत होकर के उड़ जाती है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है। एंड ये रहा इन सब का आंसर, एक ही पेज में स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताइए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए, आपसे एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, और ये पूछा है 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जरा इसको समझना। भौतिक परिवर्तन मतलब अगर कोई चीज रखा है और रखा रखा बिना कोई रिएक्शन के अपने अवस्था को कन्वर्ट कर दे, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने बर्फ को फ्रिज से निकाला और बर्फ को बाहर रख दिया और बर्फ अपने अवस्था में परिवर्तन होकर के बन गया पानी, द्रव, बस यही तो भौतिक परिवर्तन है। एंड अगर मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। मतलब जिसमें बाहर से कुछ ना कुछ डोज मिलना चाहिए और तब जाकर के रिएक्शन हो, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। एग्जांपल देता हूं, जैसे मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती रखा है भाई, रखा रखा मोमबत्ती कभी नहीं पिघलेगा, ना तो कम होगा। तुम 10 साल रख रहे हो, 20 साल रख रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने माचिस मारी, मतलब मोमबत्ती को दिया ऊष्मा, मोमबत्ती पिघलना स्टार्ट हुआ, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, बर्फ का पिघलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा रखा होता है खुला में और खुले में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो उसमें जंग लगता है, इसलिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस चीज को ध्यान रखना, बस इतना ही चीज तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहता है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। वैसे तो मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी यह प्रश्न दिया था, लेकिन टॉपर सीरीज है, मतलब प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपके सामने कवर कर रहा हूं। तो फाइनली मैं दिखा देता हूं मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये रहा आपके सामने, ये रहा पहला अंतर, ये रहा आपके सामने दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छे से रट लेना, बस इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वही नियम है जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब बोलोगे साहब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो वही नियम है जो आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया गया था। अब बोलोगे साहब मैंने उनको देखा नहीं, आपने कर दिया ना लापरवाही। तो द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम वही है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते, ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। बस इतना आपको लिख करके चले आना है, ठीक है जी। चलिए, अब कुछ आपको रासायनिक सूत्र बताया जा रहा है, इसके अलावा भी आपको रासायनिक सूत्र पढ़ना है। बहुत सारा था, मैंने लिखा नहीं, मैंने 3-4 यहां पर लिख दिया है। कौन कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड Na2S, ये होता है इनका सूत्र, याद रखना। बाकी इसके अलावा कुछ और सूत्र आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया गया था, ये सब तुम पढ़ लिए होगे, अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट कहता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है। नेक्स्ट इसी के प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि रदरफोर्ड और बोर की परमाणु मॉडल आपको बताना है। मतलब तीनों का परमाणु मॉडल अलग अलग सेटों में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले दिखा देते हैं रदरफोर्ड साहब का। तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सुन लो क्या था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने का पात्र लिया था, ठीक है, स्वर्ण पात्र। कितने mm,
100 mm की एक पतली पन्नी थी और उसमें इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी और पता लगाया था कि परमाणु किस प्रकार से इधर उधर भागते हैं। तो जब इस सोने पात्र में अल्फा कणों की बमबारी की तो देखे कि कुछ जो अल्फा कण थे वो स्वर्ण पात्र को फाड़ करके आर पार हो गए, कुछ इससे टकरा करके इधर उधर भाग गए। तो इस प्रकार से था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आगे बढ़ते हैं, बोर की परमाणु मॉडल भी एग्जाम में देखने को मिला है। तो बोर का परमाणु मॉडल मतलब इन्होंने 1811 में, एक साइंटिस्ट थे बोर, इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। यही सब लिखना है, ध्यान दे लो, रटा रुटाया काम नहीं आएगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। मैं आगे आपकी कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तक से आपको नॉलेज लेकर के और यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए अपना मॉडल लेकर के जिसे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल, और इन्होंने बताया था कि बीच में होता है प्रोटॉन और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। और इन्होंने कक्षा को 8 भागों में बांटा था, KLMNOP, सॉरी 7 भागों में बांटा था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एंड ये रहा आपके सामने। एक और हमारे परीक्षा में पूछा थॉमसन का ये रहा भाई साहब, थॉमसन का परमाणु मॉडल कुछ ही सेटों में देखने को मिला है, लेकिन आपके एग्जाम में 100% थॉमसन का परमाणु मॉडल भी देखने को मिलेगा। थॉमसन साहब क्या कहते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, अतः एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इस तरह परमाणु उदासीन रहता है। बस इन्होंने इतना बताया था। नेक्स्ट कहते हैं समस्थानिक और समभारिक को परिभाषित कीजिए। बहुत सरल है और इसके साथ साथ वह किसी सेट में अंतर भी देखने को मिलेगा। तो समस्थानिक, ऐसा कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। ध्यान सुन लो, दो चीज याद रखना, एक है आपका परमाणु क्रमांक, ध्यान से सुनना ध्यान से, और दूसरा है आपका परमाणु भार। अच्छा सुनो, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है और मिडिल एजुकेशन के रेगुलर स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। अंतिम पेपर है, बढ़िया दबा के लाइक ठोको। और आपको पता है ना मिडिल एजुकेशन कितना हेल्प किया है आपका, तो बढ़िया दबा के लाइक ठोको। अपने मित्रों के साथ साझा करना, अपने सहेली को भी भेजना वीडियो, ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। अंतिम पेपर है, सबको फायदा दो और बढ़िया सपोर्ट कर लो। जल्द ही मिडिल एजुकेशन फेस रिवील करने वाला है इसी यूट्यूब चैनल में। जल्द ही आप सब हमें देखेंगे और हम आपको देखेंगे और फिर अब लाइव आकर के पढ़ा करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ना करना, दोस्तों के साथ साझा कर दो। फेस रिवील जल्द ही होगा। इतना ही नहीं, क्लास 10th का कोर्स भी लॉन्च होगा कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए। बढ़िया मस्त पढ़ेंगे, चिल करेंगे, 10वीं में और खतरनाक पढ़ेंगे, टॉप करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, दो चीज याद रखना, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब देखो, समस्थानिक मतलब ऐसा कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, इसे कहते हैं समस्थानिक। लेकिन समभारिक, ऐसा कोई तत्व जिसका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग हो, इसे कहते हैं समभारिक। बस दो ही चीज का खेल है। समभारिक मतलब परमाणु भार, यहाँ पे क्या लिखा भैया, भारिक भार, अरे भारिक भार, भारिक भार, है ना। समस्थानिक क्रमांक, स्थान मतलब क्रमांक, भाई तुम्हारा स्थान क्या है मतलब तुम्हारा क्रमांक क्या है। बस ये चीज ध्यान रखना। समस्थानिक लिखा हो तो परमाणु क्रमांक समान हो, समभारिक लिखा हो तो परमाणु भार समान हो। खत्म खत्म, इतना ही था। डेस्टिनी पलट गई, ऐसी पलट गई जिसकी उम्मीद न थी वही प्रश्न बनने गई। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु और पादप कोशिका का चित्र और अंतर भी पूछा जाएगा। जंतु और पादप कोशिका, भाई साहब चित्र और अंतर अच्छे से पढ़ लेना। मैंने कई बार होमवर्क में दिया है कि बेटा ये एग्जाम में आएगा, मैं देख लेता हूं यहां पर मिल जाएगा। तो ये रहा भाई, ये रहा आपके सामने पादप कोशिका, ये रहा जंतु कोशिका। चित्र पूछ रहा है और अंतर पूछ रहा है। ये लो भैया, खींच लो फोटो, तो खींच मेरी फोटो, है ना। नेक्स्ट कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली ग्रह क्यों कहा जाता है। आखिरकार क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली ग्रह, तो ये लिखा है इसका रीजन। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब जो ऊर्जा निकलती है वो एपी के रूप में निकलती है। एपी मतलब यहां पर किसी का नाम नहीं है कि समझो अमन पटेल, नहीं, नाम नहीं है, ठीक है। एपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, एक छिद्रित वाला
जैसे मटके में छिद्र होता है, और दूसरा होता है बलित झिल्ली। ठीक है, ये वलय एटीपी बनाता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी के रूप में संचित का उपयोग करता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना, बिजली घर पूछे, पावर हाउस पूछे तो भी यही लगाना है, और बिजली यहां पर घर लिखा है ना, ग्रह पूछे तो भी यही लगाना है। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे पावर हाउस बोले, अगर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द तुमको मिल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्यों कहते हैं, यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कुछ भी पूछ देता है। कभी कभी पावर हाउस देता है, कभी कभी बिजली ग्रह देता है, कभी कभी बिजली का घर देता है। ठीक है, तो आपको यही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट कहता है लाइसोसोम के कार्य बताना है। आखिरकार लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं, वह इसी में दूसरा प्रश्न है कि इसे आत्मघाती या आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, जो आपका लाइसोसोम होता है, इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है, इसलिए इसे आत्मघाती आत्महत्या थैली कहते हैं। और इसके कार्य पूछा गया है, तो भाई साहब कार्य हमारे पास नहीं है, कार्य आप देख लेना कोई दूसरे किताब से। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बस इतना तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, है ना। समसूत्री और अर्धसूत्री, ये रहा भाई साहब आपके सामने अंतर। 3 अंतर बढ़िया लपक के रट मारो, 3 अंतर रट मारो, तुम्हारे परीक्षा में 200% मार्किंग होने वाली है। नेक्स्ट कहता है जाइलम व फ्लोएम का कार्य व अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम, देखो भाई नाम लिखा है जाइलम, जाइलम, जाइलम मतलब जल, बस इतना याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई जाइलम लिखा है तो जाइलम मतलब जल। ठीक है, तो क्या करता है जाइलम, पानी को जड़ से लेकर के पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है, तो पत्तियां जो भोजन बनाती है उसको, भोजन को लेकर के पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये काम है फ्लोएम का। और जाइलम का काम जल पहुंचाना, फ्लोएम काम भोजन जो पक गया उसको पहुंचाना। बस इतना है अंतर, कार्य है यही, और यही आपको डिफरेंस में लिखना है। लेकिन ध्यान देना, एक बार आप किताब में जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, बढ़िया 3 अंतर रट मारना। 3 कितने, 3 अंतर। नेक्स्ट कहता है न्यूरॉन का चित्र बनाइए। बाहर क्या प्रश्न पूछा है रे पूछने वाले, न्यूरॉन का चित्र। न्यूरॉन को ही तांत्रिक कोशिका भी कहते हैं। आइए मैं चित्र दिखाता हूँ, बाकी होमवर्क में पहले से दे रहा था चिल्ला चिल्ला करके, अब जो पहले से पूरे होमवर्क कर रहा था उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो भी पहली बार बूस्टर डोज देख रहा है और मेरे कोई वीडियो को नहीं देखा है, उसको भाई साहब रोना पड़ेगा। तो ये रहा आपके सामने न्यूरॉन का चित्र, इसे तांत्रिक कोशिका भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगर तांत्रिक कोशिका दे दे तो भी ये चित्र आना है, देख लो तांत्रिक कोशिका सेम चित्र है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, गलती मत करना। नेक्स्ट कहता है अदिश व सदिश राशि को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मतलब ऐसा भी दे सकता है कि विस्थापन क्या है, अदिश से सदिश राशि है। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होता है उसे सदिश कहते हैं। देखो नाम स्पष्ट है, सा दिश मतलब जिसमें दिशा भी हो। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट 2 प्रश्न और बचा है, चाल और वेग में अंतर बताइए, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। इस प्रकार से ये रहा आपके सामने बूस्टर डोज। सभी प्रश्न को अच्छे से रट मारना, यकीनन यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो अथवा में आपके यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी एक पार्ट 2 में और आएगा, 10 प्रश्न और लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। बाकी मॉडल प्रश्न पत्र बूस्टर डोज का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, उसको जरूर देखना। बाय बाय।